सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मैंने एक वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज देखिए। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है जिसका ऑब्जेक्टिव रहता है इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना बिना ग्रोथ को इफेक्ट किए। फिलहाल आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को 4% पे रखना है, जिसकी अपर सीलिंग 6% है और लोअर सीलिंग 2% है। इसके अलावा मैंने कल 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस किए थे, जो थे रेपो, एसटीएफ एंड एमएसएफ। रेपो क्या है? ये एक वो रेट है जिससे बैंक आरबीआई से पैसा बोरो कर सकते हैं। एसडीएफ क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? वो रेट है जिसपे अगर बैंक्स के पास एक्सेस पैसा है, अपनी एक्सेस लिक्विडिटी है, तो वो आरबीआई के पास जमा करा सकते हैं। और तीसरा है एमएसएफ। अगर बैंक्स को अचानक फंड्स की जरूरत पड़ गई और कॉल मनी मार्केट और रेपो मार्केट क्लोज हो गई है, तो आरबीआई से इमरजेंसी के तौर पर बैंक्स बोरो कर सकते हैं। रेपो फिलहाल चल रहा है 5.4% पे, एसडीएफ चल रहा है 5.15% पे और हमारा एमएसएफ है 5.65%। अब पहला टॉपिक आज का आते हैं, विच इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा पैसा है जो बैंक्स को आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है। जिस तरह से हम अपना अकाउंट अगर कहीं पे खुलवाते हैं, बैलेंस रखना होता है, उसी तरह बैंक्स को भी एक मिनिमम बैलेंस आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना होता है। कितना रखना होता है? हमारा तो फिक्स्ड होता है, 5,000 रखो, 10,000 रखो, लेकिन बैंक्स के लिए ये नंबर लिंक्ड होता है उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पर। एनडीटीएल क्या है? डिमांड लायबिलिटी हुआ जनता का पैसा जो सेविंग्स और करंट अकाउंट में बैंक्स के पास पड़ा है। टाइम लायबिलिटी हुआ जनता का पैसा जो एफडी और आरडी में पड़ा हुआ है। उससे हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी निकल जाता है। अब वो मान लीजिए तीसरा फ्राइडे जो महीने का हुआ, उसमें बैंक का, किसी भी बैंक का, मान लीजिए एनडीटीएल बन रहा है 100 करोड़ रुपए, तो उस 100 करोड़ का 4.5%, क्योंकि फिलहाल सीआरआर 4.5% चल रहा है, तो 4.5% मतलब 4.5 करोड़ रुपए एवरेज बैलेंस बैंक्स को अगले फोर्टनाइट, अगले 2 हफ्ते तक आरबीआई के करंट अकाउंट में मेंटेन करके रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक्स किसी दिन फॉर एग्जांपल 0 कर ले, अगले दिन 9 करोड़ कर ले तो बैलेंस हो जाएगा। किसी भी दिन ये बैलेंस 90% से नीचे नहीं जाना चाहिए। जो 4.5% का 90% हुआ, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब हर समय आरबीआई के पास इतना कैश सारे बैंक्स का होना ही चाहिए, जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बैंक्स हैं उनके बाहर शाम को काफी बार कैश कलेक्शन के लिए गाड़ियां खड़ी रहती हैं। देखिए, बैंक्स अगर पैसा अपने वॉल्ट में रखते हैं, कैश वॉल्ट में रखते हैं, तो उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सीआरआर क्योंकि करंट अकाउंट में रखना होता है आरबीआई के पास, आरबीआई उस पे बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं देता। तो बैंक्स कोशिश करते हैं कि पैसा कैश अपने वॉल्ट में रखने के बजाय आरबीआई की करेंसी चेस्ट में जमा करा दे, ताकि वो हमारे सीआरआर की कंट्रीब्यूशन की तरफ जाए। अगर कैश नहीं जमा करा पाया हुआ है बैंक, तो उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा और उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है, विच इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है? बैंक ने जनता का 100 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनडीटीएल। उसका फिलहाल जैसे अभी रेट चल रहा है 18%। 18% बैंक्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे, मतलब जो सरकार बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करती हैं उन पे, या फिर कैश के तौर पर अपने पास रखना होगा, या फिर गोल्ड के तौर पर अपने पास रखना होगा। आरबीआई टाइम टू टाइम बताती रहती है कि आप ये एसेट भी रख सकते हो जो एसएलआर में काउंट करेगा। और
एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स वगैरह में बैंक्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको बैंक आगे गिरवी रख के वापस उससे पैसा नहीं उठा सकता। तो जो टर्म यूज हुआ है आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन सेज इट इज अनइनकम्बर्ड मतलब जिसके ऊपर आगे चार्ज नहीं चढ़ा है, जिसके ऊपर आगे कुछ गिरवी नहीं रखा हुआ है, अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश और गोल्ड। अब तीसरी चीज आती है बैंक रेट। ये क्या है? बैंक रेट के दो पर्पसेस हैं। पहला पर्पस है बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हुंडी होता है। एक बायर है, एक सेलर है। सेलर बायर को ऑर्डर करता है कि भाई आपने 3 महीने के बाद मुझे पैसे देने हैं, और जो बायर है बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करके एक्सेप्ट करता है। तो जो सेलर है वो 3 महीने वेट करने के बजाय बैंक्स के पास जाता है, बैंक्स को कहता है कि भाई हमें अभी इसको डिस्काउंट कर दो या मुझे अभी इसके बदले में पैसे दे दो। बैंक्स पैसे दे देते हैं। उनके पास ऑप्शन रहता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज को आरबीआई के पास जाए और उसको रीफाइनेंस करवाना। तो अगर वो रीफाइनेंस करा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को या फिर किसी कमर्शियल पेपर को, उस पे जो रीडिस्काउंटिंग पे जो आरबीआई रेट देगा बैंक्स को, वो बैंक रेट रहता है। और बैंक रेट का सेकंड पर्पस है, दूसरा मकसद ये रहता है कि जो अगर बैंक्स ने सीआरआर और एसएलआर बैलेंस को मेंटेन नहीं करके रखा हुआ, तो उस पे जो पीनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। मतलब कि अगर आपने एसएलआर को 18% पे रखना था इन डिटेल के, आपका वो फॉल हो गया, आपने उसको कम रखा है, या फिर सीआरआर आपको 4.5% रखना था, आप नहीं रख पाए, आपने कम किया है, तो जैसे हमें अकाउंट मेंटेनेंस के एएमबी के चार्जेस लगते हैं, एवरेज मंथली बैलेंस नहीं मेंटेन हुआ तो चार्जेस पड़ेंगे, उसी तरह से अगर बैंक्स ने बैलेंसेस मेंटेन नहीं किए तो बैंक रेट प्लस एक पीनल इंटरेस्ट रेट together that will be a penalty that banks will have to pay. So that's how we have covered 3 different topics: CRR, SLR and bank rate today. Thank you so much for joining me.